हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और मेरे साथ आप 10th की इस जर्नी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आपको पता है डेली शाम को मैं आपको मिलता हूं जहां हम साइंस वाले सेक्शन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करेंगे जो आपको बोर्ड्स में जरूर दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं साइंस के पीवाईक्यू के साथ और पूरे वीडियोस के साथ, तो ये पूरी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एडिशनल मैथमेटिक्स भी यहाँ पर पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं, जो कि उस लेवल का कंटेंट पढ़ाया है जो यहाँ पर एडटेक कंपनीज पेड में पढ़ाती हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट का सवाल है। सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो, मैं यहाँ सारे कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइव करा दूंगा। ठीक है, देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो बताते हैं हमको एसिड और बेस के बारे में। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो एक टाइप का इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर जो कि आपका कौन होता है, लिटमस पेपर होता है। कौन होता है? लिटमस पेपर होता है। और लिटमस पेपर जो है ये थैलोफाइटा किंगडम नाम से, मतलब जो थैलोफाइटा किंगडम होता है इसका लाइकेन जो होता है, लाइकेन से इसको क्या करा जाता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर लिटमस हो गया। फिर एक आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है भैया जो अपनी स्मेल को बदल देते हैं। और तीसरा आपका आता है बच्चों, तीसरा आपका क्या आता है, सिंथेसाइज। क्या आता है? सिंथेसाइज, जिसको बनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ जो सवाल पूछा है इसमें से पूछा गया ऑल्फैक्टरी कौन सा है, मतलब जो अपनी स्मेल बदल लेंगे। देखो टर्मरिक रंग बदलती है, ठीक है, बात समझ में आई? तो टर्मरिक इसमें नहीं होगा। और उसके बाद मेथिल ऑरेंज भी रंग बदलता है, तो ये तो अल्फैक्टरी नहीं है। अल्फैक्टरी मतलब सुगंध बदलने वाले। लिटमस तो नेचुरल हो गया। ठीक है, तो क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस ये दोनों है जो किस में आएंगे, आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आएंगे। किस में आएंगे? ऑल्फैक्टरी। दिमाग में ये चीज रखना बेटा कि एलिमिनेट कैसे करना है। लिटमस आपका ऑल्फैक्टरी नहीं था इसलिए हटा दिया। टर्मरिक आपका ऑल्फैक्टरी नहीं था इसलिए हटा दिया। मेथिल ऑरेंज आपका ऑल्फैक्टरी नहीं था क्योंकि वो रंग बदलता है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी मतलब जो अपनी सुगंध बदलते हैं। कमेंट में लिख दो फटाफट से ऑल्फैक्टरी और कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर है क्या? चलिए, बहुत अच्छे से ये चीज ये साथ में रिवाइज भी करते हुए चलेगा। अगला सवाल है द बैलेंस इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। जब भी क्विकलाइम और वाटर, मैं सारी चीजें आपको इसमें रिकैप भी करा दूंगा। क्विकलाइम का जो फॉर्मूला होता है, क्विकलाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और अगर मैं क्विकलाइम की रिएक्शन किससे करवा दूं बच्चों, पानी से करवा दूं, तो यहां पर बनेगा CaOH का होल टॉइज प्लस इसमें निकलती है हीट। ठीक है बच्चों, कमेंट में बताओ तो जरा इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस रिएक्शन का क्या नाम है? हाँ जल्दी कमेंट में लिख दो। क्या लिख दो? कॉम्बिनेशन। क्या है इसका नाम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, और अगर दूसरा नाम पूछो तो हीट निकल रही है, मतलब क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। समझ में आया? जहां हीट निकले वहां एक्सो, जहां हीट का यूज हो, जहां एनर्जी का यूज हो, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब यहाँ इसने बैलेंस पूछा है भैया, हाइड्रोजन क्यों निकाल रहे हो? हटाओ इसे। हाइड्रोजन तो नहीं निकलना चाहिए, हटाओ इसे। हाइड्रोजन यहाँ भी निकल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन क्यों निकल रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाने वाला है, आंसर हो जाने वाला है। समझ में आया कि नहीं? डन है इतनी बात? क्लियरली पक्की बात है? डन है बच्चों? चलो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, पक्का भाई? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। और यहाँ पर Na सोडियम की पानी से रिएक्शन करवाई गई है। याद कर लेना क्या क्या बन रहा है सोडियम की पानी से। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। रिड्यूसिंग एजेंट, अब देखो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पर वाटर रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। वाटर को रिड्यूस कौन कर रहा है भैया? सोडियम कर रहा है। देखो अगर पूछा जाए रिड्यूस कौन हो रहा है, इसका ये वाली रिएक्शन आपकी आ सकती है किसमें? रिडक्शन में। एग्जांपल भी याद रखना, रिड्यूस कौन हो रहा है? वाटर रिड्यूस हो रहा है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस इनटू हाइड्रोजन। वाटर किस में रिड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन में। लेकिन रिड्यूस करने वाला एजेंट होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? सोडियम है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? सोडियम है। तो सोडियम यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस कौन कर रहा है वो एजेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा क्लियर है? डन है यहां तक? कोई बात तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? डन है? चलिए अगला सवाल है,
एक फ्रेश मिल्क जो है जिसका पीएच वैल्यू 6 है, इसकी कर्डलिंग को डिले करना है, यानी कि दूध को जमने से रोकना है, दही बनने से अगर रोकना है तो इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज करा जाएगा। जब दूध का पीएच अगर 6 है और उसको जमने से रोकना है, मतलब उसके पीएच को कम होने से रोकना है। मैंने पढ़ाया है जो दूध होता है उसका पीएच ज्यादा होता है और जो कर्ड होता है उसका पीएच क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब जो मिल्क है वो कम एसिडिक होता है एज कंपेयर टू कर्ड। तो इसका मतलब कर्ड को बनने से रोकना है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को और कम बढ़ने से रोकना है। तो इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, हम बहुत धीमा बेस यूज करेंगे। सोडियम कार्बोनेट बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, याद रखना ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको यूज नहीं कर सकते, हमें धीमा करना है, धीमा। बेकिंग पाउडर ना तो बेस है, याद रखिएगा, इसको ना तो हम बेस में कंसीडर करते हैं ना ही हम किस में कंसीडर करते हैं, एसिड में। तो बेकिंग पाउडर तो आंसर नहीं हो सकता। अब एक बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्यों, बेटा बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर जो होता है बेकिंग सोडा यानी कि जो कि बेसिक होता है, इसके साथ हम एडिबल एसिड मिलाते हैं, याद करो, ठीक है, तभी इसको ना तो हम एसिडिक कंसीडर करते हैं ना तो बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसको तो हम नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो यानी कि क्या मिलाएंगे, बेकिंग सोडा। क्या मिलाएंगे, बेकिंग सोडा। याद रखना बेकिंग सोडा जो है बहुत माइल्ड मतलब बहुत धीमा बेस है, इतना ज्यादा बेसिक नहीं होता, इसलिए हम इसको किस में यूज करते हैं, खाने में भी यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बेकिंग सोडा जो कि माइल्ड बेस है जिसका यूज हम करते हैं किस में, मिल्क की कर्डलिंग को स्लो करने के लिए, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अगला सवाल, Which of the following statement is true about एम्फोटेरिक। बच्चों बता रखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों से क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम उसे कहते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड को कहते हैं जो एसिड और बेस से दोनों से क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। कौन कौन से होते हैं, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड, और आईसीएससी वाले बच्चे याद रखेंगे लेड ऑक्साइड। ये तीनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी कि मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से क्या कर जाएंगे, रिएक्शन कर जाएंगे। तो इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। समझ में आया, यही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये लिखा है बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वाटर बनता है, सही बात है क्या, तो जब वाटर बनता है तो बी क्यों होगा। चलो एक बार इसके ऑप्शन पढ़ लेता हूँ ना मैं। इट रिएक्ट ओनली, ये तो गलत है, इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। पक्की बात है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ओनली शब्द तो हटा दो, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा भैया, क्या बनता है, पानी बनता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला सवाल है, हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। हाइड्रोनियम आयन कब आते हैं, सुनो, ये एसिड बेस में आपको पढ़ा रखा है कि जब हम किसी बेस को वाटर में मिलाते हैं तो वो क्या देते हैं बेटा, OH आयन। क्या देते हैं, OH आयन। लेकिन अगर हम किसी एसिड को वाटर में डालेंगे तो वो कौन से आयन देंगे, H+ आयन। इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। विच मीन्स यहाँ पर जो एक बेस और पानी होगा वही इसका आंसर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, हमें तो क्या चाहिए, एसिड चाहिए। तो एसिड, ये भी एसिड नहीं है। एथेनॉल, ये भी एसिड नहीं है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि HCl कहते हैं, ये क्या है, एसिड है और पानी हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, H+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन तभी निकलेंगे। एथेनॉल बेटा एसिड नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन एन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड शेयर करता है, 2 शेयर करता है। तो 2 जब शेयर करता है तो ये तो एक ही शेयर हो रहा है, ये 3 शेयर हो रहे हैं, ये भी एक ही शेयर हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे भैया, ऑक्सीजन तो अब एटॉमिक नंबर याद है, तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है भाई, कितने नंबर पे आता है,
6 पे आता है कि 8 पे? 8 पे आता है। तो पहले में कितने? 2, दूसरे में कितने? 6। कितने चाहिए? 2 चाहिए। 2 क्या कर देगा? शेयर करेगा। 2 क्या करेगा? शेयर करेगा, तभी आउटर में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? NaCl क्या करता है? सिंगल बॉन्ड शेयर करता है। NaCl शेयर करता है, चाटा मारूंगा, ट्रांसफर करता है बेटा। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। अरे तुम लोग कतई बेकार हो यार। शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, वो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन जेडेनो अंडरगोज रिडक्शन। क्या जेडेनो का रिडक्शन हो रहा है? भैया बिल्कुल हो रहा है ना। जेडेनो से क्या हट जा रहा है? ओ हट जा रहा है। तो जेडेनो का क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसको रिडक्शन कौन करके दे रहा है? सी। तो यहां पर अगर पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर कौन हो गया? सी हो गया। रिडक्शन किसका हो रहा है? जेडेनो का। ठीक है, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। बोथ आर ट्रू। ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। ठीक है, कॉपियां खोल लो और क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करो और भैया लिखना भी स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए अगर आप देखेंगे यहां पर तो मेरे बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे ऑन हीटिंग एक्स। एक्स को हीट करना है। एक्स को यहाँ अल्फाबेट वाले एक्स को हीट करना है बच्चों, अपनी एक्स को नहीं। तो एक्स को जब हीट करें, क्या बोल रहा हूं मैं यार, ऑनलाइन हूं ना मैं। हाँ कोई बात नहीं। एक्स को जब हीट करेंगे कब? 373 केल्विन पर, तो ये वाटर को लॉस कर देगा और वाई बन जाएगा। वाई इज अ सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। पता लग गया होगा किसकी बात हो रही है? पीओपी की बात हो रही है। चलिए बनाते हैं पीओपी को। चलिए पीओपी को CaSO4 2H2O को गर्म करने पर बनाया जाता है 373 केल्विन, और इसको क्या कर दो? हीट कर दो। तो ये बन जाएगा CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O अलग हो गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर X क्या था, तो ये क्या था बच्चों? जिप्सम। ये क्या था? जिप्सम। और ये क्या बन गया? POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। बात समझ में आ गई? इसी का यूज किसमें होता है? स्ट्रक्चर, बोन को जोड़ने के लिए, बोन के फ्रैक्चर को सपोर्ट करने के लिए। बोन के फ्रैक्चर को सपोर्ट करने के लिए, बोन के फ्रैक्चर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई दोनों बता दिए। हाउ कैन एक्स बी रीऑब्टेन्ड फ्रॉम वाई? इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा इस वाई से हम एक्स को कैसे ऑब्टेन करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, कुछ मत करो। CaSO4 हाफ H2O की रिएक्शन करवा दो वाटर के 1.5 क्रिस्टल से, दोबारा क्या बन जाएगा? CaSO4 2H2O बन जाएगा। यहां से 1 नंबर मिलेगा, यहां से 1 नंबर मिलेगा, तभी जाकर के आप इसमें कितने नंबर पा पाएंगे? 2 नंबर पा पाएंगे। समझ में आया बच्चों? ये सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए और जो कि हेल्प करेंगी आपको किस में? बोर्ड एग्जामिनेशन के अंतर्गत। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या आप लोगों ने लिख लिया है? बोल दो। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल की तरफ। दो सोल्यूशन M एंड N, नहीं लिखा तो यहां से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चाहे आप कर लीजिए। टू सोल्यूशन M एंड N गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली। ओके, विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसका मतलब यहां पर पीएच लिटमस का यूज हुआ है। इन विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेटेड बी मोर? जस्टिफाई योर आंसर। If both M and N solution are mixed and the resultant mixture is tested with a universal indicator, it turns green. What is the nature of the salt formed?
जस्टिफाई योर आंसर। बहुत आराम से सवाल को दोबारा रीड करो, समझो, फिर अपना सॉल्यूशन बताओ, फिर हम आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको चीजें समझ में आ गई। दो हैं एम और एन। एम रेड कलर दे रहा है, एम जो है जब उसको लिटमस में डाला जा रहा है तो रेड कलर दे रहा है, और एन जो है वो ब्लू कलर दे रहा है। ट्रिक बता रखी थी, एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है AbR, और बेस जो है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो M रेड में आ रहा है, तो M अगर रेड में मिल रहा है तो M क्या है? एसिड है। M क्या है? एसिड है। ट्रिक बता रखी है भाई ने। उसके बाद N जो है वो ब्लू कलर में आ रहा है, N जो है वो ब्लू कलर में आ रहा है, तो N क्या है यहाँ पर? ब्लू मतलब क्या हो गया? बेस हो गया। तो N जो है वो क्या है? बेस हो गया। अरे समझ में आया? ARB एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, तो रेड मिला इसका मतलब ये एसिड है। बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इसका मतलब ये ब्लू है, ब्लू वाला बेस है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच सोल्यूशन विल द हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन इज मोर। भैया एसिड में हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है और बेस में OH का कंसेंट्रेशन होता है, तो इन दोनों में किसमें कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन का ज्यादा होगा? M में होगा। तो पहले का आंसर होगा इन M हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन विल बी मोर। ठीक है, बिकॉज इट गिव्स H+ आयन, लिख देंगे। दूसरा कह रहा है कि अगर हम M और N को मिक्स कर दें, तो M और N को जब हम मिक्स करेंगे तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, प्लस क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। तो ये जो सॉल्ट हमको मिलता है, ये सॉल्ट कैसा होता है? ये सॉल्ट कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और इसकी pH वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे इसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। हुआ इसका पोस्टमार्टम के नहीं? आई बात समझ में? ऐसे सवाल बोर्ड में बन रहे हैं और आपको करने भी हैं, इनसे बचा जा नहीं सकता। डन है क्या? बोलो बच्चों, अगले सवाल की तरफ आए। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल आएंगे, और आप पढ़ाएंगे तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे। चलिए, डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट। ICSE वाले बच्चे इस क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन नहीं आती, लेकिन पहचानने को आएगा। लेकिन जो बच्चा मेरा प्यारा CBSE वाला है वो उसको तो करना ही है। डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट को डेफिनेशन बता देना। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वाओ, व्हाट अ प्यारा सवाल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, यानी कि एसिड और बेस की करनी पड़ेगी। आइए करते हैं। इसकी डेफिनेशन खुद लिखोगे, मैं इसका दूसरा वाला पार्ट करवा रहा हूं। बी का पहला वाला पार्ट न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि HCl प्लस NaOH, तो यहां पर Na रिप्लेस कर देगा, ठीक है, HCl के साथ चला जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? H2O। न्यूट्रलाइजेशन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। दूसरा बोला है कि प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। प्रेसिपिटेट बहुत रटवा दिया भाई, बहुत रटवा दिया। BaCl2 प्लस Na2SO4, ये क्या बन जाएगा? BaSO4 प्लस NaCl। NaCl तो ये एक्वस सोल्यूशन में रहेगा, बट BaSO4 क्या बन जाता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। यहां आपको 3 मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे अगर आप इन चीजों को याद कर लेते हैं। बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है कि चीजें क्लियर हो रही है ना? एग्जामिनेशन के अंदर पूरी हेल्प होगी, मैं बता रहा हूं। पढ़ के जाओ अच्छे तरीके से, ठीक है। एकेडमिक्स है, जितना पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा, ठीक है। और देख लेना, जब 20 तारीख को शाम को मैं खड़ा होऊंगा यहाँ पर, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, तो इसको अभी ज्वाइन करके साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है। फिर मत कहना, फिर वो एक कहावत है ना, अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया इसको एंजॉय करो, इस सीरीज को मजे से सारे क्लासेस लो, क्वेश्चन आंसर याद करो और जाके बोर्ड में अच्छे से परफॉर्म करो, ठीक है। समटाइम द pH ऑफ अवर माउथ गेट लोअर देन 5.5। यूजुअली हमारा जो माउथ का pH होता है वो 5.5 होता है, लेकिन कभी कभी डाउन हो जाता है, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। हमारे मुंह के अंदर क्या होते हैं?
बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो हम जो फूड खाते हैं उससे उसको उसमें क्या कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज करते हैं एज एक्सक्रीटा, एसिड रिलीज करते हैं। तो हमारा जो माउथ है वो बैक्टीरिया के लिए बाथरूम है, क्योंकि वहां पर क्या कर रहा है, एक्सक्रीटा रिलीज कर रहा है। वो एक्सक्रीटा किस फॉर्म में होता है, एसिड की फॉर्म में होता है। इसीलिए इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, कभी कभी लोअर हो जाती है, डाउन हो जाती है। ये चीज आप लिख दीजिएगा। दूसरा सवाल देखेंगे, 3 मार्कर है, इसमें आप 1 नंबर में पूरा लिखिएगा। A basic salt X is obtained by heating baking soda followed by crystallization. A basic salt X is obtained by heating baking soda. अब बच्चों आपको अगर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता हो तो वो क्या होता है, NaHCO3। इसको जब हीट करेंगे तो हमको Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अब यहां पर ये जो Na2CO3 है इसका क्या करना है, फॉलोड बाय, देखो सवाल कहां गलती होगी, फॉलोड बाय। इसका मतलब आपने पहले हीट कर दिया बेकिंग सोडा को, लेकिन उसके बाद फॉलोड बाय का अंग्रेजी अच्छी करो अपनी, फॉलोड बाय का मतलब होता है इसके बाद हमको क्या करना है, उसका क्रिस्टलाइजेशन करना है। तो इसका जब हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो 10H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, Na2CO3 और क्या मिल गया हमको, 10H2O। ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, किसका फॉर्मूला बन गया, बोलो फटाफट से, वॉशिंग सोडा का बन गया। किसका बन गया, वॉशिंग सोडा का। अब इसमें सवाल क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा कि बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाने की, बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाने की पूरी प्रक्रिया बताइए। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाने की। ये क्या पूछा था, बता दिया। अब आपको X जो ऑब्टेन करा है, ये जो ऑब्टेन करा है, इसके 2 इंडस्ट्रियल यूज बताने हैं। तो प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वॉशिंग सोडा के 2 यूज क्या है, जिसका यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मतलब इंडस्ट्रीज में करा जाता है। याद करने हैं आप लोगों को भी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न व्हाइट ऑन हीटिंग। अब मुझे बताओ बच्चों, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है, यानी कि CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल इसे ही कहते हैं CuSO4 5H2O, ठीक है, CuSO4 5H2O। इसको हम ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉयल, यानी कि किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसको जब हम हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CuSO4 और पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब इसका जो कलर ब्लू था ना, वो पानी की वजह से था। अब जब पानी निकल गया बाहर तो इसका क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से इसका कलर किस में टर्न हो गया बेटा, व्हाइट कलर में टर्न हो गया। ये याद रखना। कॉपर का जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो जिसमें 5H2O आ रहा है, वो ब्लू कलर का होता है। उसको अगर हम हीट करेंगे तो पानी उससे बाहर निकल जाएगा और वो डिहाइड्रेशन होने के बाद व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अमूमन ये सवाल बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, आपको इन चीजों को याद रखना है बच्चों। चलिए अगला सवाल। बहुत बच्चे यहाँ सबसे ज्यादा डरते हैं, ये जो 5 नंबर के सवाल आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मतलब कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर से, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखेंगे। A neutral organic compound X with the molecular formula C2H6O। तो यहां से मुझे पता लग जाता है ये जो मामला है ये है C2H5OH का। तभी देखो C2H6O बन गया। On reacting with acidified K2Cr2O7, इसको कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। gives an organic compound Y which is acidic in nature। और अगर हम X react with Y, अगर हम X की रिएक्शन Y से करवा दें in the presence of concentrated H2SO4 to give a sweet smelling compound Z। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनेगा Z, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बताना है। पहले जरा 1 मिनट बहुत अच्छे से सोचो, बहुत अच्छे से सोचो ये चीज है क्या,
ठीक है। और उसके बाद मेरे सोल्यूशन को रट लेना, क्योंकि ये सवाल आएंगे और मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा, जहां पे ये जो 5 नंबर वाला जो कार्बन कंपाउंड का सेक्शन आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई करने वाले, वो हम इसका सुपड़ा साफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं और इसको क्या कर दूं, छोटा कर दूं। छोटा नहीं होगा क्या? होगा कैसे नहीं है? होगा कैसे नहीं? चलिए ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारी, चलिए आइए। अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स, एक्स का पता लग गया था हमको, वो क्या था, C2H5OH ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 गिव्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड Y। जब इसकी रिएक्शन से करवाएंगे तो हमको मिलेगा CH3COOH। अब यहां से अगर पूछा जाए इसका क्या रोल है, तो इसका रोल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। रट लो भैया, इसका रोल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसका रोल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना दे रहा है, CH3COOH। और ये क्या नेचर है इसका, एसिडिक नेचर है। और अगर ये पूछा जाए कि इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप है। यहां तक समझ में आ गया। गिव्स अ ऑर्गेनिक कंपाउंड Y, डन है। उसके बाद विच इज एसिडिक नेचर बता दिया। अब ये जो X था, X से हमारा क्या बना भैया, Y बना। ठीक है, ये Y, ये हमारा Y हो गया, ये हमारा क्या हो गया, Y। क्लियर है, ये X ये Y। अब X रिएक्ट विद Y, अब X की रिएक्शन Y से कराओ, तो C2H5OH, इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, CH3COOH के साथ। किससे कराओगे, CH3COH के साथ। किसकी प्रेजेंट में, प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहां पर H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। तो स्वीट स्वेलिंग कंपाउंड बन रहा है। इस स्वीट स्वेलिंग कंपाउंड का नाम क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड C2H5। इसका क्या नाम है बच्चों, क्या नाम है, एस्टर। इसका नाम क्या है, एस्टर। जब भी ये बोले ना स्वीट स्वेलिंग कंपाउंड, तो एस्टर होगा, वो याद रखना। ठीक है, अब यहां पर इसका रोल पूछ सकता है H2SO4 का। तो H2SO4 का जो रोल है यहां पर, वो है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को क्या कर देते हैं, तेज भड़का देते हैं। ये पड़ोस वाली आंटी की तरह होते हैं जो तुम्हारे घर में आती हैं, लड़ाई फैला देती हैं। समझ में आया, तो कैटलिस्ट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब एंटीवाई X, तो X क्या भैया लिख देना, एथेनॉल है। Y क्या है, लिख देना एथेनॉइक एसिड है। Z क्या है, एस्टर। Z क्या है, एस्टर। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, X क्या था, एथेनॉल। Y क्या था, एथेनॉइक एसिड। ठीक है, Z क्या था, एस्टर। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन द कन्वर्जन ऑफ X to Y। ये पहले सेकंड वाली का आंसर हो गया। उसके बाद X to Z, तो ये वाली सेकंड वाली का आंसर हो गया। ठीक है, स्टेट द रोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, बोल दिया क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद H2SO4 का पूछा, तो वो क्या है, कैटलिस्ट। ठीक है, नेम द रिएक्शन विच अकर व्हेन Z रिएक्ट विद एल्काइली। अब Z क्या है भैया, Z क्या है आपका, एस्टर। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। इसकी रिएक्शन एल्काइली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो सपोनिफिकेशन के लिए सोडियम एसीटेट बनेगा। तो इस रिएक्शन का नाम पूछा है केवल, तो नाम क्या हो जाएगा, सपोनिफिकेशन। अब यहां जो बनेगा ना, यहां पर जो सॉल्ट बनेगा उसका नाम बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से, उसका नाम बताओ। ठीक है, अरे कहां चला गया भाई, यहां उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बता रहा हूं, रट लो भैया। ठीक है, जो लिखाया, ठीक है, डन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला है, एथेनॉल को एथीन में कन्वर्ट करना है। एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल को एथीन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे भैया, इसको गर्म कर दो
सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इसको ये क्या कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा। क्या कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा, यानी कि ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसका नाम होगा। ये पहले वाले का हो गया। दूसरे वाले का एथीन को इथीन में कन्वर्ट करना है, तो एथीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करवा दो, ठीक है, किसकी प्रेजेंट में, किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई याद करते चलना साथ साथ, एथेन को क्लोरोएथेन में, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मेथेन, C2H6, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, किससे करवा दो भैया, क्लोरीन से करवा दो, किससे करवा दो, क्लोरीन से, तो ये क्या बन जाएगा, C2H5Cl प्लस HCl। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, पढ़ा रखा है सब। इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, पढ़ा रखा है बेटा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन भी होता है, इस रिएक्शन पढ़ाया था। एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, पीछे जाके लिखो, पीछे करवा दिए। एथेनोइक एसिड को एथिल एल्केनॉइड में कन्वर्ट करना है, एथेनोइक एसिड को एथिल एल्केनॉइड। ये एथिल एल्केनॉइड कुछ नहीं है, ये ईस्टर ही है। ये क्या है, ईस्टर ही है। एथेनोइक को एथिल एल्केनॉइड में कन्वर्ट करना है, देखो इधर, एथेनोइक को ना, एथेनोइक को एथिल एल्केनॉइड में कन्वर्ट करना है, ये एथिल हो जाता है, ये एल्केनॉइड होता है, एस्टर ही होता है ये, ठीक है। तो इस रिएक्शन को लिख दो यहाँ पर, ये चीज हो गई, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, पक्की बात है, बहुत बार पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे, तब आपको चीजें क्लियर रहेंगी। डन है। चलिए अगला सवाल, नेम एंड ओर ऑफ द मरकरी, मरकरी की ओर का नाम पढ़ा रखा है, क्या है, सिनाबार। बहुत बढ़िया, सिनाबार। सिनाबार का फॉर्मूला HgS, ठीक है, और किसकी फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, सल्फाइड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में। व्हाट हैपेंड टू जिंक कार्बोनेट व्हेन इट इज हीटेड, बताओ भैया, बताओ। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 कन्वर्ट, जब इसको लिमिटेड सप्लाई में कन्वर्ट हीट करेंगे तो क्या होगा, बताओ कमेंट्स में, फटाफट से बताओ, इतना तो पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। चलो दूसरा वाला कमेंट में बताओ मुझे, सी वाला बताओ। अ रिएक्शन ऑफ मेटल A with Fe2O3 इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो भैया एल्युमिनियम का पता लग गया, एल्युमिनियम प्लस Fe2O3, तो ये क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस Fe अलग, प्लस क्या निकलेगी इसके अंदर से, हीट, जिसका यूज किसमें होता है, रेलवे ट्रैक को चिपकाने के लिए, थर्माइट रिएक्शन है ये, ठीक है, समझ में आया। आइडेंटिफाई द मेटल A, एल्युमिनियम है, नेम द रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। इसका यूज क्या आता है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में। राइट द केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन लिखी है, समझ में आया। तो ये 4 नंबर का ये सवाल है, समझ में आ गया, पूरी बातें क्लियर, अच्छे तरीके से बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, जाके देखो और एंजॉय करो। फ्री के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल एडटेक के बिजनेस की तरह नहीं चल रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ और फ्री ही पढ़ाता रहूंगा। बस आपका काम क्या है, इसको पूरे भारत में फैलाना और पूरे भारत में पहुंचाना। बात समझ में आई, पढ़ते रहिए। 20 तारीख को शाम को मिलूंगा, जहां आपको मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ाया था और क्या आया है, समझ में आया कि नहीं। एकेडमिक्स है ना, तो एकेडमिक्स में मैं भी जानता हूँ भाई, जो पढ़ा दूंगा आएगा तो वही, कंपटीशन तो है नहीं, यूपीएससी का पेपर तो है नहीं, ठीक है ना। तो इस बार हम भी हैं दौड़ में। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।